डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है आज और बाबा साहेब के जीवन से प्रेरित होकर, क्योंकि उनका मानना था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ऐसे ही हम उनके जीवन से प्रेरित होकर अपने जीवन में फिटनेस के लिए अपना सकते हैं। फिटनेस वर्जन कहता है कि डिसिप्लिन बनो, रूटीन फॉलो करो और पसीना बहाओ। जब बाबा साहिब ने हार नहीं मानी, संघर्ष किया, तो तुम फिट रहना क्यों छोड़ रहे हो? तुम डंबल उठाना क्यों छोड़ रहे हो? नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज हम मौजूद हैं जगतपुरा स्थित गोल्ड स्टार जिम में। हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ में, जहां हम आपसे बात करते हैं, फिटनेस टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कहां से फिट रहने की शुरुआत करनी है, अब कैसे आपकी डाइट हो सकती है, तो हम आपके लिए इस खास बुलेटिन में फिटनेस ट्रेनर से बात करते हैं। लेकिन आज के दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबरों के साथ। क्या कहता है आज का दिन, आज की तमाम बड़ी हैपनिंग्स, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और भी बहुत कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम की बात करते हैं। तो सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कार्यक्रम होगा। अंबेडकर सर्किल जनपद जयपुर पर ये कार्यक्रम होगा। वहीं अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का भी आयोजन होगा। सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:20 तक, अर्थात लगभग 2 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। भवानी निकेतन परिसर जयपुर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो 11 बजे का बताया जा रहा है प्रस्तावित कार्यक्रम, जब मुख्यमंत्री माल्यार्पण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फिर उसके बाद अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम होगा और क्योंकि भीमराव अंबेडकर जयंती है तो राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है। सुबह 11:30 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक इस आयोजन की बात हो रही है। जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आज होगा और एक बड़ी सौगात की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क का उद्घाटन करें। इसके शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा और ऐसे में सुविधाजनक और माहौल तैयार होगा। इस एक्सप्रेस वे को बनाने में लगभग 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई जब बात होती है विकसित भारत की, तो कितना महत्वपूर्ण है कि जो बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत किया जाए। सड़क की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, फिलहाल ये जो कार्यक्रम है वो सड़क के उद्घाटन से है। बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इससे पर्यटन, व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर इसकी खासियत है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश है और जब इसकी सौगात मिलेगी उद्घाटन के माध्यम से, तो सोचिएगा क्या तस्वीरें आएंगी और वो हम आप तक पहुंचाएंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो वाकई बड़ी है राजनीतिक मायनों में, क्योंकि बिहार की राजनीति से जुड़ी एक खबर है। कल भी हमने बात की थी बिहार की राजनीति और क्या होगा उसे लेकर, आज भी अब आपको विस्तार में बताते हैं। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सुबह 11 बजे अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद पद से त्याग पत्र देने लोक भवन जाएंगे नीतीश। भाजपा विधायक दल के नेता ही एनडीए सरकार के नए मुख्यमंत्री होंगे। पटना में आज एनडीए विधायक दल की बैठक है। आज शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक है। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे अर्थात कल बुधवार को लोक भवन में शपथ ग्रहण होगा। नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज बैठक में होगा। बंगाल चुनाव में तैनात विधायक भी पटना लौट चुके हैं। बिहार बीजेपी के कई नेता विधायक बंगाल चुनाव में जिम्मा संभाल रहे हैं और जब से ये हलचल तेज हुई है तभी से लगातार कयास चल रहे थे कि आखिरकार कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री, क्योंकि वाकई राजनीति में एक बड़े बदलाव की बात हो रही है। नीतीश कुमार जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता संभाली, अब उनका जब इस्तीफा आज होगा, एक आखिरी जो बैठक है कैबिनेट की वो होगी। उसके बाद क्या होता है, कौन होता है, वो चला। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक दल के नेता ही एनडीए सरकार के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये भी माना जा रहा है। और कल फिर होगा ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन आज पहले निगाहें उससे टिकी हैं, जो आज बैठक होगी उस पर सभी की निगाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है मौसम से। क्या कह रहा है मौसम विभाग, कैसे रहेंगे आने वाले दिनों में? क्या गर्मी के दिन अधिक होंगे या फिर अभी फिर कुछ और ठंडे दिन आएंगे अप्रैल में? चलिए जानते हैं इस खबर में। तो देश में इस साल मानसून कमजोर रहेगा। अब बात मानसून की हो रही है। देश में इस साल सामान्य से कम बारिश होगी। इस साल मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान है। ऐसा हम नहीं बल्कि आईएमडी कह रहा है। मानसूनी बारिश औसत का 92% रहने का अनुमान है आईएमडी के मुताबिक। मानसूनी सीजन में अल नीनो की आशंका है आईएमडी के मुताबिक, और मई में मानसून का दूसरा पूर्वानुमान जारी करेंगे।
तो माना जा रहा है कि मानसून को लेकर अभी तक आईएमडी का यही मानना है। हो सकता है कि कुछ बदलाव हो तो फिर इसमें भी बदलाव हो सकता है, वो अगले महीने मई में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक माना जा रहा है कि जो मानसून है वो कमज़ोर रहेगा, अर्थात सामान्य से भी कम बारिश हो सकती है। इसके पीछे की बड़ी वजह अल नीनो होता है, क्योंकि जब हमने बात आपको मौसम से जुड़ी जानकारी दी तब बताया था कि जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है उसमें प्रदूषण की बात तो होती है, लेकिन अल नीनो भी काफ़ी प्रभावित करता है, जिसके असर से अब गर्मी में भी सर्दी के दिनों का एहसास, या फिर सर्दी में गर्मी के दिनों का एहसास, या फिर मानसून पर प्रभाव पड़ना, अब कम बारिश होना या फिर क्या अधिक बारिश होगी अगर अल नीनो जो है वो प्रभावित नहीं है। तो इस बार आईएमडी का मानना कुछ इस अनुसार है। जब आईएमडी मान रहा है तो उनका कहना है कि देश में इस साल जो मानसून है वो कमज़ोर रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये तो थी आज तमाम जो कार्यक्रम होंगे उससे जुड़ी खबर। अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार की खबरों की। सबसे पहले आपको बताते हैं फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर क्या कहती है। आज पहली प्रकाशित खबर आइए जानते हैं। तो विमेंस रिजर्वेशन लॉ सेट फॉर 2029, पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो महिला आरक्षण बिल है जो लाया गया था, अब इसे 2029 तक लागू करने की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर इसे दोहराया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे डिस्क्राइब्ड द प्रपोज्ड विमेंस रिजर्वेशन लेजिस्लेशन एज अ हिस्टोरिक स्टेप डेडिकेटेड टू नारी शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐतिहासिक कदम है जो महिला आरक्षण बिल लाया गया, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा काम करेगा। महिलाओं का नेतृत्व जब मजबूत होगा तो फिर उसकी चर्चाएं होगी, और ये नारी शक्ति के लिए लाया गया एक ऐतिहासिक बिल है और उनके लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। ये नींव को मजबूत करेगा, राजनीति में महिलाओं की जड़ को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहा, स्पीकिंग एट द नारी शक्ति वंदन सम्मेलन at Vigyan Bhavan in New Delhi. The PM said that the move could make social justice a central aspect of governance and decision making. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में जब कल नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया था तो उन्होंने बताया था कि कैसे आखिरकार ये महिलाओं को और उनकी जो दिशा है राजनीति में वो तय करने के साथ साथ उन्हें सशक्तिकरण देने के लिए काफ़ी मायने रखता है। India is about to make one of the biggest decisions of its 21st century. I say this with great responsibility. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ इस बिल से महिलाओं की ज़िंदगी में क्या बदलाव होंगे उस पर बात की, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं कह सकता हूं कि एक तरह से ये बिगेस्ट रेवोल्यूशन होगा, एक बड़ा परिवर्तन 21वीं सदी का माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, क्योंकि जब सोचिए जब बात समानता की होती है, उसके बाद महिलाओं के लिए जब आरक्षण की बात होगी, 33% सीटें रिजर्व होगी संसद में, लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में, तो फिर किस तरह की तस्वीरें होंगी वो देखने के लिए हर किसी को इंतजार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले कुछ बातें कही हैं जो हमने आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो वाकई चिंताजनक तो है ही, और कल हमने इससे जुड़ी आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी। प्रोटेस्ट ओवर वेज हाइक टर्न्स वायलेंट इन नोएडा। तो नोएडा में जो प्रोटेस्ट हो रही थी, प्रदर्शन हो रहा था, वो फिर हिंसक हो गया, वो प्रदर्शन है उग्र हो गया, अब जो कि मांग थी वेतन वृद्धि की। आगे बताते हैं पूरी खबर में क्या कुछ हुआ था। प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स ओवर वेज डिमांड्स टर्न वायलेंट इन यूपीज नोएडा ऑन मंडे। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो मजदूरों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा जो प्रदर्शन हो रहा था सैलरी में, वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर, वो उग्र हो गया। विथ व्हीकल्स vandalized, stones hurled and at least one car set on fire in the Hosri complex area of phase 2. फेज़ 2 का जो कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर जो एक कार थी उसमें आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, पत्थर फेंके गए, और जो स्थितियाँ हुई वो काफ़ी निराशाजनक भी रही, और कानून व्यवस्था को लेकर के भी फिर जो तरह तरह की बातें वो होने लगी। अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैड गैदर एट द साइट डिमांडिंग अ सैलरी हाइक व्हेन द सिचुएशन एस्केलेटेड ड्यूरिंग एन अल्टरनेशन प्रॉम्प्टिंग काओस एंड डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कल जो है वो एस्केलेशन हुआ, कल वाकई में विरोधाभास हुआ, गतिरोध की स्थिति बनी, और वो कब हुआ जब प्रॉम्प्टिंग केओस हुआ, डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी जो संपत्ति थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की बात हुई। फिर पुलिस की ओर से भी इसे संभालने की कोशिश की गई, और इसी पर जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने आदित्यनाथ ने उन्होंने भी कई बातें कही। उन्होंने कहा है कि यूपी इज प्रोग्रेसिंग, यूपी में विकास हो रहा है, लेकिन लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो कि जो है साजिशें रच रहे हैं अगेंस्ट द ग्रोथ, विकास के विरोध में साजिशें रच रहे हैं। ये कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर, जिस पर तो न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये जुड़ी है यूएस, ईरान, अमेरिका के युद्ध से जुड़ी, यूएस, ईरान और इजराइल के युद्ध से जुड़ी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप signaled a sharp escalation in the standoff with Iran, saying he is indifferent to the collapse of talks and ready to press headed with military pressure. तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ Iranian posts take effect, Trump wants to attack ship. तो उन्होंने ब्लॉकेट की बात कर दी है, जो परसों भी जिस तरह की स्थितियां हुई थी जब प्रस्ताव मिला था और फिर पाकिस्तान में शांति वार्ता हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे पोस्ट करके कहा था कि अब हम जो है, और ये माना जा रहा था, ऐसे संकेत मिल रहे थे कि एक बार फिर तैयारी है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो गतिरोध है, जब समझौता नहीं हुआ तो अब ब्लॉकेट की बात हो रही है। अब सीधे उन जहाज़ों पर निशाना साधने की बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल्ड अ शार्प एस्केलेशन एंड press ahead with military pressure before Washington enforced a sweeping मैरीटाइम ब्लॉकेड टारगेटिंग इरानियन लिंक ट्रैफिक फ्रॉम मंडे। माना जा रहा है कि अब जो ईरान इस जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के मार्ग में जो जहाज़ हैं और खासतौर पर जो इस मार्गों से जुड़े हैं, जो ईरान से जुड़े हैं, हो सकता है कि उनको निशाना बनाया जाए जब वार्ता विफल हुई है। क्या और अधिक आक्रामक रूप, क्या और अधिक भयावह तस्वीरें निकल कर आ सकती है, क्योंकि युद्ध की आग तो लगातार धधक रही है। एक तरफ आस थी, उम्मीद थी कि अब शांति होगी, अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वार्ता बेनतीजा रही। एक तरफ सीज़फायर की बात हो रही है, दूसरी तरफ अगला कदम क्या होगा, अगली तस्वीरें क्या होगी, इसे लेकर सभी के मन में सवाल लगातार बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। नो रिलीफ फॉर वेस्ट बंगाल वोटर्स डिलीटेड इन SIR प्रोसेस। तो किसी तरह की राहत की बात उन लोगों के लिए नहीं है जिनके नाम SIR प्रक्रिया से हटाए गए हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में से हटाए गए हैं, और अब किसी भी तरह से उनको राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लाइंड टू ग्रांट इंटरिम वोटिंग राइट्स टू दोज हुज नेम वर डिलीटेड ड्यूरिंग द वोटर रोल क्लीन अप प्रोसेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें अंतरिम वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा जिनके नाम हटा दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई भी विकल्प यहाँ बचता है, अचानक से उनको अधिकार मिल जाता है वोटिंग का। सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ कर दिया और बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अब कोई राहत उनके लिए नहीं है। बता दें कि CJI सूर्यकांता सेड दैट इट एंटायरली आउट ऑफ क्वेश्चन इफ वी वर टू परमिट दिस when voting rights of individual involved would have to be suspended। तो ये साफ किया है CJI ने, उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह का कोई सवाल है या फिर क्वेश्चन है कि किसी तरह से उनको अधिकार मिल जाएगा वोटिंग का जिन लोगों के नाम हट गए हैं, तो फिर ऐसा नहीं है, वो ये साफ कर दिया गया है। क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ अंतरिम छूट मिल जाए, राहत मिल जाए, वोटिंग का अधिकार मिल जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, साफ कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया है। तो फिर सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी डेली इंग्लिश पेपर की खबर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। तो क्या है सच बेधड़क में प्रकाशित पहली खबर, आइए जानते हैं। तो दिसंबर से पहले चुनाव संभव नहीं, OBC आरक्षण तय नहीं। पंचायत नगर निकाय चुनाव से जुड़ी खबर है। हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र दायर कर कहा है, राजस्थान में पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगर निकाय के चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर साफ संकेत दे दिया है कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराना व्यवहारिक रूप से असंभव है। सरकार का तर्क है कि दिसंबर 2026 से पहले चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसे प्रार्थना पत्र के बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति अब बन गई है। हाईकोर्ट पहले ही 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश दे चुका है और न मानने पर अवमानना नोटिस भी जारी कर दिया था। राजस्थान में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल सितंबर 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक पूरा होने वाला है। संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। तो फिर ये थी बड़ी खबर पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं, जो कि पचपदरा रिफाइनरी का CM विजयलाल शर्मा ने निरीक्षण किया था। इंतजार है 21 अप्रैल का सभी को, और अब तो सिर्फ 6 दिन शेष रह गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे, वो भी तब जब मिडिल ईस्ट में स्थितियां भयावह है, चिंताजनक है। उस टाइम पे इस तरह के जो देश में परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर राजस्थान में पहले रिफाइनरी और पचपदरा में बात हो रही है इस प्लांट की, तो
फिर किस तरह से अब ये राहत देगी, उद्योग के अवसर भी बढ़ेंगे कहा जा रहा है और औद्योगिक इकाइयों को भी गति मिलेगी, विकास होगा। वो पूरा कार्यक्रम अलग है, लेकिन कल जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया तो कैसा रहा, क्या पाया, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बारातोड़ा के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया था और वो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से आपने देखी भी थी। एक एक तस्वीर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, निरीक्षण कर रहे थे। बता दें कि उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट और मुख्य कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। कंट्रोल रूम का अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और राजस्थान के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगी। साथ ही जनसभा की तैयारियों पर भी फोकस रहा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देखिए ये तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी हैं। निरीक्षण के दौरान वो जानकारी ले रहे हैं पदाधिकारियों से, अधिकारियों से। तो ये बड़ी बात कल निरीक्षण की रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है और आज पहला मुख्यमंत्री भाजपा अपना चुन सकती है। ये देखिए ये तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। बिहार में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर अब साफ होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को अपने विधायक दल की बैठक में राज्य के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। बहुत बड़ी खबर है और राजनीति में तो निगाहें टिकी हुई थी। पिछले साल भी बिहार पर जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और फिर किसे पता था कि कुछ ऐसा भी होगा। वाकई जो राजनीतिक जानकार हैं उनके लिए भी सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था। और अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, सत्ता परिवर्तन तय हो चुका है और आज भाजपा अपना पहला मुख्यमंत्री चुन सकती है। चलिए आगे बताते हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया, जो पटना पहुंचकर प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके तुरंत बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 100 मीटर के दायरे में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिससे उनके नाम की चर्चाएं और तेज हो गई। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी संभावित दावेदारों में शामिल हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास 202 सीटों का प्रचंड बहुमत है, जिसमें भाजपा और जदयू की अहम भूमिका है। हालांकि देखिएगा, माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से 100 मीटर के दायरे में अनुमति प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में चर्चाएं हो रही है कि कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से अब रहा है अब तक राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव जीता, सरप्राइज और शॉकिंग, और जब ऐलान होता है तो फिर हो सकता है कि कोई लीक से हटकर हो। इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये तो तय पार्टी के नेता ही करेंगे जब वो होगी बैठक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं कि युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की दशा और दिशा दोनों युवा तय करते हैं, सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं के संकल्पों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ठोस रीति के साथ काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का आह्वान किया है। भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है, बस आप मेहनत कीजिए और सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित माय भारत बजट क्वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवा केवल नौकरी लेने वाले नहीं हैं, बल्कि नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। अर्थात मुख्यमंत्री का पूरा फोकस है कि नौकरी सिर्फ लेने की बात नहीं, देने की बात होती है, यानी कि किस तरह से मजबूती की बात होती है। और जब विकसित राजस्थान की बात होती है तो इसमें ये मायने रखता है। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए कई फैसले हमारी सरकार की ओर से लिए गए हैं। तो ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित डेली इंग्लिश पेपर और हिंदी अखबार की खबरों की। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, तब तक आप भी रिलैक्स कीजिए क्योंकि हमने तमाम खबरें आप तक पहुंचाई। आज की हैपनिंग्स क्या होने जा रहा है वो सब आप वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं, ऐसे ही वो बाइसेप्स नहीं बना सकते जो डिसिप्लिन भूल जाते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन की तमाम खबरों की। अब सीधा बिना समय गवाए हम बात करेंगे फिटनेस की और फिटनेस टिप्स की। आज हम गोल्ड स्टार जिम में हैं और हमारे साथ खुद जिम के ओनर ही मौजूद हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ है, फिटनेस कोच भी हैं, इनसे जानते हैं। विष्णु जी, क्योंकि आप जिम के ओनर हैं, आपने वाकई यहाँ पर लोगों की जर्नी देखी होगी फिटनेस से जुड़ी। अब किस तरह से लोग आते हैं मोटिवेट होकर के फिट रहने के लिए, उनकी जर्नी पे पहले बात करते हैं, फिर अगली बात आपसे बाद में। जी,
फर्स्ट ऑफ नमस्कार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का। और मैं विष्णु शर्मा, लगभग 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो सबसे बड़ी मुहिम और बहुत अच्छा है कि हम न्यूज़ के साथ में जो है हेल्थ को लेकर भी हम सुबह सुबह मोटिवेशन के साथ जुड़ रहे हैं। सो आपका जैसे क्वेश्चन था कि लोग जो है कि हम कैसे मोटिवेट हो रहे हैं, कैसे हैं, मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले सुबह जैसे ही इंसान उठता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दिन पहले वो अपने आप को एक फ्रस्ट्रेशन या दिन भर की अपनी लेकर रहता है। सुबह पहले उठते ही वो अपने आप के सोचता है कि आज मुझे क्या करना है ये। इस जर्नी में स्टार्ट होती है कि वो जैसे ही उठता है और उठते ही अपने आप को मोटिवेट करता है कि मैं हेल्थ के लिए आगे बढ़ूँ, मुझे कुछ करना है, तो देन मेरा लाइफस्टाइल एक अच्छा चलेगा इस तरीके से। आजकल काफ़ी प्रचलन है कीटोजेनिक डाइट का भी, तो इस डाइट को लेकर भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से आजकल यूथ में इस डाइट को लेकर के काफ़ी फोकस किया जा रहा है? देखो आजकल का यूथ मैक्सिमम जो है वो जंक फूड्स और इनकी तरफ जा रहा ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रॉपर हेल्दी डाइट फॉलो करना। कीटो डाइट इज़ अ वेरी बेस्ट, एक अच्छा डाइट फॉलो है। रीज़न उसके साथ में कि आप हेल्थ के साथ जुड़ रहे हैं तो एक अच्छे वर्कआउट के साथ जुड़ रहे हैं, उसके साथ साथ कीटो डाइट पे भी अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके उसमें आते हैं। तो जाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि सभी को। अब क्योंकि आप यहाँ पर जिम ओनर भी हैं, आपने जर्नी की भी बात करी, तो फिटनेस और फिट रहने के लिए भी कई तरह से लोग फिट रह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ लोग जो ऐसे हैं, हम यूथ की बात तो कर ही रहते हैं, लेकिन वो लोग जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस में रह करी, क्योंकि फिटनेस सिर्फ आप भी मानते हैं कि जिम तक ही सीमित नहीं, वो लोग कैसे फिट रह सकते हैं जो अभी ऑफिस में बैठ कर के आपको देख रहे होंगे? देखो उनका जो लाइफस्टाइल बड़ा टफ होता है, उनके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ वो अपने डाइट के लिए जो हेल्दी डाइट, जो हेल्दी मील्स है वो उनको यूज़ करें, ठीक है। और अपना लाइफस्टाइल अपनाएं, रूटीन सेट करें कि मुझे मैक्सिमम 1 आवर नहीं तो 45 मिनट्स तो जिम के लिए उन्हें देना ही है, कि 45 मिनट का मेरा वर्कआउट शेड्यूल हो रहेगा सुबह सुबह या इवनिंग में जैसे वो जाएं। क्योंकि मोस्टली आजकल जिम 24/7 या बहुत लंबे टाइम 18-19 आवर्स जिम ओपन रहता है। तो अपना एक आधा घंटा वो जिम के लिए निकाल के और अपना बेहतरीन जो भी हेल्दी डाइट्स होती है वो उनको ले सकते हैं आराम से। ठीक है विष्णु जी, इस प्रोग्राम को हम समाप्त भी करना है। जल्दी से एक फिटनेस टिप आपकी ओर से या फिर कहीं फिटनेस कोड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अपने लाइफस्टाइल, जितना आप हैट्रिक लाइफ जी रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपने आप के लिए सिर्फ और अपने परिवार के लिए जैसे जो मुहिम फर्स्ट इंडिया चला रहा है उसमें आप जुड़िए। और सुबह सुबह या इवनिंग में जब भी दिन भर आपको लगे, और अपना हेल्थ के लिए प्लीज़ आप आधा से 1 घंटा ज़रूर आप दीजिएगा। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि स्ट्रेस से दूरी वो है ज़रूरी। बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा जी आपका साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज के लिए फिटनेस मूल मंत्र यही है कि हैप्पीनेस के लिए एक ही चाबी है और वो है फिटनेस फिटनेस फिटनेस। साथ ही एक और नया जोड़ा हमारे साथ, उन्होंने कहा कि स्ट्रेस से दूरी भी आपको हैप्पी रख सकती है, फिट भी रख सकती है। तो आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।